Welcome student, this is our lecture number 8. Lecture 8, class BSc, third sem, पेपर फर्स्ट। इससे पहले वाला लेक्चर था वो भाई थोड़ा लेंथ में छोटा हो पाया किसी रीजन के कारण, लेकिन ये वाले में हम कोशिश करेंगे 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा करवाने की ताकि पीछे वाले की भी रिकवरी हो उसकी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, क्वेश्चन ही लगा लो, जो क्वेश्चन कर रहे थे वो फर्स्ट हमने कर लिया, तो उसमें सेकंड क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ और टीएस डायग्राम। इसके अंदर भैया ग्राफिकल जैसे हमने पीवी का किया था, प्रेशर और वॉल्यूम का हमने पहले कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं एंट्रोपी और टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भाई, पेपर में पूछा जाता है, एमडी और आईजी दोनों में पूछा जा सकता है। इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। होता क्या है, ए ग्राफ plotted between temperature and entropy to show the thermodynamic change occur in a system is called TS diagram। In TS diagram entropy is represented along x-axis and temperature is along y-axis। First, draw a PV diagram for a reversible Carnot हीट इंजन। ठीक है, इसके अंदर हमें ड्रॉ करना है भाई। अब हम डायग्राम बना देते हैं इधर, या पहले आप इसको देख लो। वो ये है कि हमने एक टेम्परेचर और उसके बीच में ग्राफिकल रिलेशन रिप्रेजेंट करना है भाई। और जो हमारी जब डायग्राम बनाएंगे उसमें जो एक्स एक्सिस होगा उसके अलोंग हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंट्रोपी को, और वाई एक्सिस के अलोंग किसको करने वाले हैं, टेम्परेचर को। तो चलो इस पर डायग्राम बना लेते हैं पहले। इसमें दोनों डायग्राम शो करेंगे लेकिन यूज नहीं होगा उसका, जो हमारे पास
पीवी डायग्राम होगा उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ केवल किसका करने वाले हैं भाई, इसके अंदर यूज़ होगा टीएस डायग्राम का। ये वाला किसके लिए होता है, प्रेशर। ये वाला किसके लिए होता है, वॉल्यूम के लिए। इस तरीके से होता है हमारे पास ए बी सी डी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, इस तरीके से। सेकंड क्या है, सेकंड ये तो कौन सा हो गया भाई, पीवी। अब यदि हम बात करें किसकी, टीएस की, T2 T1 S2 S1 A B C D E F। ये हमारा एंट्रोपी के लिए है और ये किसके लिए है भाई, टेम्परेचर के लिए। इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार। अच्छा, इसमें भी यदि हम लिखें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। हमने दोनों ग्राफ बना दिए हैं। दोनों ग्राफ के अंदर हमें क्या किया है भाई, एडियाबैटिक कंप्रेशन और उसको रिप्रेजेंट किया है। फर्क क्या है इसके बीच में, कि इसमें साइकिल के रूप में था और इसमें थोड़ा सीधा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आगे देखो इसमें अभी एफिशिएंसी ऑफ ए टीएस डायग्राम। एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी भाई। एफिशिएंसी कहाँ से शुरू करेंगे, हम इधर से शुरू करेंगे। ए से बी तक जब हम जाएंगे वहाँ से हम एफिशिएंसी शुरू करेंगे। इसकी एफिशिएंसी किस तरीके से आएगी भाई, जो यदि हम एफ बी की बात करें, अलोंग एफ बी यदि हम बात करें, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी है हमारे पास, Q1 है। लिखो इसमें अलोंग ए बी अमाउंट ऑफ हीट absorbed is given by Q1 is equal to T1 S2 माइनस S1। अब आप कहोगे कि सर ये कहाँ से आ गया भाई, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, ds इज इक्वल टू Q बाई टी, ये यूज किया था हमने। ds का मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। कहाँ से भाई, S1 से S2, तो चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे तो S2 माइनस S1 लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, Q1। टेम्परेचर कितना है, T1, ठीक है। तो T1 है, T1 को उस साइड भेज सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू किसके आ गया, T1 इंटू S2 माइनस S1 आ गया इसके ऊपर। तो ये यहाँ से आया और इज इक्वल टू किसके भाई, एरिया निकालेंगे तो पहले की तरह एरिया ऑफ ए बी ई एफ ए किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए बी ई एफ ए, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अलोंग सी डी, अब हम किसके अलोंग बात करें भाई, इसके अलोंग बात करें। इन दोनों का यूज नहीं करने वाले अभी हम यहाँ पे। सी डी की यदि हम बात करें
अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड कितनी है भाई, Q2 इज इक्वल टू T2 S2 माइनस S1। एंट्रोपी चेंज दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम। ये इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, सेकंड। ये किसके इक्वल लिख सकते हैं भाई, एरिया ऑफ CDFE और C, ठीक है। Q1 Q2 की हमने दो वैल्यू निकाल ली, इसको हमने सेकंड मान लिया। वर्क डन किसके इक्वल होता है भाई, Q1 माइनस Q2 के इक्वल। भाई W की वैल्यू यही तो होती है, सो W इज इक्वल टू क्या है Q1 की वैल्यू भाई, T1 S2 माइनस S1 माइनस T2 S2 माइनस S1। किसका यूज किया है भाई, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। वर्क डन की वैल्यू पहले Q1 की वैल्यू निकाली, फिर Q2 की वैल्यू निकाली, फिर वर्क डन की वैल्यू निकाली, इसका यूज करके। ये हमें पता है Q1 माइनस Q2 वर्क डन के इक्वल होता है, वैल्यू आ गई। अब यदि हम बात करें, इसको रब कर देते भाई, आ गया होगा शायद समझ में, ये पहले भी किया हुआ डायग्राम ऊपर वाला, तो हमने इसका कोई खास यूज अभी यहाँ पे है नहीं। इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ही लिख लो, चलो, इज गिवन बाय W अपॉन Q1 यूजिंग इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सी है भाई, फर्स्ट है ना, फर्स्ट एंड थर्ड। एफिशिएंसी इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई, T1 माइनस S2 माइनस S1 माइनस T2 S2 माइनस S1 अपॉन T1 S2 माइनस S1। ये वैल्यू किसकी है भाई, Q1 की वैल्यू। तो ऊपर वाले में से देख कॉमन क्या आ रहा है, T1 माइनस T2 और S2 माइनस S1। इस तरीके S2 माइनस S1 दोनों में है, कॉमन ले लिया, T1 माइनस T2 बचेगा अपॉन T1 S2 माइनस S1। ये दोनों कैंसिल हो गए, ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको किसके अलग अलग अपॉन में लिख दो, T1 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन T1। ईटा इज इक्वल टू भाई 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये एफिशिएंसी विच इज आल्सो द रिजल्ट फॉर पीवी डायग्राम। कि यही रिजल्ट हमारे पास किस में आया था भाई, पीवी डायग्राम में आया था। देख लो एक बार दोबारा से क्या करें, Q1 की वैल्यू निकाली है, ये मैंने आपको अभी लिखवाया था। कौन सा रिजल्ट होता है भाई हमारे पास, हमने ये पढ़ रखा, DC इज इक्वल टू किसके होता है, Q बाई T। तो T DS इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q। और यहाँ पे एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू किसके हो गया, Q1 के। ये रिजल्ट हमने यूज किया था, इस रिजल्ट का यूज करके ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। Q1 के आगे Q2 के आगे वर्क डन क्या होता है, Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है। हमने दोनों वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। वर्क डन की वैल्यू आने के बाद एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन Q1। ये वैल्यू पुट की दोनों की यहाँ पे। इसमें से देखो S1 माइनस S2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लिया, क्या बचा T1 माइनस T2 बच गया। नीचे वैल्यू में भी S2 माइनस S1 है, दोनों कैंसिल, ये रिजल्ट आया।
अब T1 हमने अलग अलग अपोन में लिख दिया, ये वैल्यू आई है, ईटा की वैल्यू एफिशिएंसी, ये सेम रिजल्ट किसके लिए था, हमारा पीवी डायग्राम के लिए। ठीक है, ये था आपका आज का पहला टॉपिक। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है भाई, इसमें आर्टिकल 18 थर्मोडायनामिक्स फंक्शन। अब ये आप यदि आर चांद की बुक को फॉलो करते हो तो ये वाला जो टॉपिक है आपका, जो सेकंड यूनिट है, उसमें सबसे लास्ट टॉपिक मिल सकता है आपको। और मेरे हिसाब से तो मैं इसको यहीं पे करवाने वाला हूँ, मतलब जब आपकी मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स में ख़त्म करूँगा उस टाइम पे मैं दोनों यूनिट को साथ ही कंप्लीट करवाऊँगा, अलग अलग कंप्लीट नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, एक साथ ही हमारी दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इसमें फिर एक यूनिट बचेगी कंप्यूटर वाली। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम यहाँ पे 4 थर्मोडायनेमिक फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं भाई। कौन कौन सी 4 को करने वाले हैं? एक होगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी, सेकंड होगा हमारे पास एंथैल्पी, थर्ड होगा हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और लास्ट होगा गिब्स फ्री एनर्जी। और ये जो 4 थर्मोडायनेमिक फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, इनको हम किसके टर्म में डिफाइन करेंगे भाई? 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है हमारे पास। कौन से 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है भाई? फर्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी, सेकंड है हमारे पास टेम्परेचर, थर्ड है वॉल्यूम और फोर्थ हमारे पास प्रेशर। इसको पता है इंटरनल एनर्जी को हम किस में डिफाइन करते हैं भाई? यू की टर्म में, एंथैल्पी होगी हमारी एच की टर्म में, हेल्महोल्ट्ज प्रिंसिपल फंक्शन होगा एफ की टर्म में, गिब्स फ्री एनर्जी होगी जी की फॉर्म में। ठीक है, ये है हमारा पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक आज का। और इन 4 जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन हमारे पास, इसको हम डिफाइन करेंगे इन वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, अब यदि हम बात करें एंट्रोपी को भी लिख देते एस टी वी और पी। इन चारों के लिए वैल्यू निकालेंगे हम इसकी फॉर्म में। ये जो 4 वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसके बेस पे हम इनको डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। तो यदि पहले हम बात करें किसकी? इंटरनल एनर्जी की, ये उससे पहले एक बार लिख लेते हैं। क्या है भाई इसके अंदर? द स्टेट ऑफ thermodynamic function is based on 4 thermodynamic variable: एंट्रोपी S, टेम्परेचर T
वॉल्यूम V, प्रेशर P। ठीक है। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ thermodynamic function are कौन सा भाई? इंटरनल एनर्जी। सेकंड कौन सा बताया था? एंथैल्पी। थर्ड कौन सा हमारे पास? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। फोर्थ कौन सा हमारे पास? गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये चार है भाई, इनको हम डिफाइन करने वाले हैं इनके ऊपर। अभी देखो इसमें पहले यदि हम बात करें कौन सा हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या बताएंगे? क्या होता है इंटरनल एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। कोई भी एनर्जी हमारे पास जो कब स्टोर होती है, चलो लिख लेते हैं पहले साथ साथ एक मिनट। The energy stored during the phase transition of a system is called internal energy. It is denoted by U according to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus pdv। फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics, dq is equal to ds by उल्टा लिख दिया भाई, ds is equal to dq by t, dq is equal to t ds। ये सेकंड आ गया हमारे पास। यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, टी डी एस इज इक्वल टू टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी और डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ये भाई हमारी इंटरनल एनर्जी आ गई किसकी फॉर्म में? टेम्परेचर, एंथैल्पी, वॉल्यूम टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर और
वॉल्यूम की फॉर्म में। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, इसका यूज हम आगे करने वाले हैं सेकंड वाले में, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ इधर, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार कि फर्स्ट लॉ था, यहाँ डी डब्ल्यू होता था, वो जो हम क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम इज यूज्ड इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड इज यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क डन। और वर्क डन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, पीडीवी आती थी हमारे पास। एंट्रोपी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी यूज किया था, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाली, टी डी एस आ गया हमारे पास, वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर दी, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, आगे देखो अभी से। इसके बाद है हमारे पास इसमें एंथैल्पी। The thermodynamical system which remain constant during a throttling process is called एंथैल्पी। अब बात पहले मैं बीच में एक बार बता देता हूं भाई, थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होती है। The process in which no heat is absorbed gained or released। ठीक है, अब क्या बताया हमने, एंथैल्पी क्या होती है हमारे पास। ये वो सिस्टम है जो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज हीट कंटेंट। हीट कंटेंट भी बोलते हैं हम इसको। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H and given by H is equal to U plus PV। ये हमारे पास बाई रिजल्ट। अब देख लो इसको होता क्या है एक बार। एंथैल्पी क्या बताई हमने, एंथैल्पी होगी हमारे पास कि जो एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो किसी भी प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस भाई, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या रहे, सेम उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। क्या होती है ये थ्रोटलिंग प्रोसेस, जिसके अंदर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है, जो जितनी हीट हमें शुरू में मिली थी वही हमारे पास रहती है, और इसको हम क्या हीट कंटेंट भी बोलते हैं, एंथैल्पी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी
while going from one state to another state by the system is, ये वैल्यू दे रखी है भाई हमारे पास, ठीक है। इसमें चेंजमेंट निकालना है तो इसका सीधी सी बात है डिफ्रेंशिएशन करवा देंगे दोनों साइड। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, या लिखने की भी जरूरत नहीं है ये वाली लाइन, डी एच इज इक्वल टू, रहने दो इसको भाई, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, सीधा लिख सकते हैं हम, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी इंटू पी वी। अब ये दो वैल्यू है भाई, हम दो वेरिएबल है पी और वी, तो इनका हमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी, एक का कर लो पहले, p का कर लिया, p एज इट इज डी वी प्लस वी डी पी, आ गया हमारे पास ये वैल्यू। अब डी यू की वैल्यू है भाई, डी यू को डिफ्रेंशिएट करके हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये हम इसमें पुट करवाएंगे। यहाँ पे लिख लो साइड में, पहले वैल्यू पुट करो, डी एच इज इक्वल टू डी यू की वैल्यू कितनी है, टी डी एस माइनस पी डी वी, ये तो डी यू की, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, साइड में लिख दो, बिकॉज डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब ये दोनों इसमें कैंसिल होते हैं, ये डी एच है भाई, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, ये वैल्यू आ गई। ये भी हमारी चारों किसकी फॉर्म में आई भाई, टेम्परेचर, एंट्रोपी, वॉल्यूम और प्रेशर की फॉर्म में। किसकी वैल्यू है ये, एंथैल्पी की वैल्यू है, चेंज इन एंथैल्पी वही है। दोबारा बता देता हूँ क्या होती है, कि वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो एक प्रोसेस के अंदर, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर चेंज नहीं होता, उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। इसको हीट कंटेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हीट चेंजमेंट नहीं होती, जैसी थी वो एज इट इज होती है हमारे पास। अब यदि ये रिजल्ट होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला भी, जो डायरेक्ट फॉर्मूले हम यूज करें वो आपको याद करने, जैसे ये वाला है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है कि कहाँ से आई हम ड्राइव करें। एच की वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं हम, करवा दिया हमने डिफ्रेंशिएशन, ये रिजल्ट आ गया। अब u की वैल्यू है वो हमें पीछे वाले से निकाल रखी थी, हमने पुट कर दी इसके अंदर, ये वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, माइनस और प्लस की सेम वैल्यू कैंसिल, ये दोनों वैल्यू मिलकर हमें किसकी वैल्यू दे देंगे, एंथैल्पी की। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड। थर्ड देखो इसके अंदर, इसके बाद है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। क्या होता है भाई ये, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which never increase in a thermodynamic process। अब भाई
जो ये वाला है हमने लिखा है और जो इससे आगे आने वाला है, दोनों में ये पहली लाइन बिल्कुल सेम आने वाली है, गिब्स फ्री एनर्जी में भी, हेल्महोल्ट्ज प्रिंसिपल में भी। ठीक है, ड्यूरिंग ए प्रोसेस। अब इसमें और उसमें, या फिर इस यहां तक लिख सकते हो, इसको हटा दो। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच नेवर इंक्रीज। यहां एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम, इन एनर्जी यूनिट। किसकी फॉर्म में होती है भैया? एनर्जी की यूनिट में मिलेगी। विच नेवर इंक्रीज इन ए प्रोसेस है भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा आपको। which is isothermal as well as आइसोकोरिक। क्या बताया भाई हमने इसमें कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो चेंज, जो कभी भी इंक्रीज, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच नेवर इंक्रीज ड्यूरिंग ए प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल एज वेल एज। क्या होती है हमारे पास? आइसोकोरिक कौन सी होती है भाई? जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। आइसो वॉल्यूमिक या आइसोकोरिक एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करेंगे हम इसको? एफ से, एंड इट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ये है हमारे पास भाई इसके लिए रिजल्ट, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। यू क्या है हमारे पास यहाँ पे भाई? क्या है यू? यू है इंटरनल एनर्जी, टी क्या है? टेम्परेचर, एस क्या है? एंट्रोपी। ठीक है, यदि हम बात करें चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, while going from one state to another is given by वही df is equal to du माइनस टी एस। अब du एज इट इज लिख लेते चलो, t एज इट इज ds माइनस s dt। df की वैल्यू आ गई और du की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी, क्या होती? टी डी एस माइनस पी डी वी, और ये एज इट इज माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। साइड में क्या लिख देंगे? डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, अब भाई ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गया हमारे पास। डी एस इज इक्वल टू किसके आ गया? माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी। ठीक, एफ है भाई, सॉरी ये गलत लिख दिया, एफ आएगा। एफ, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास एंथैल्पी में, सॉरी जो हेल्महोल्ट्ज प्रिंसिपल में फंक्शन में जो चेंजमेंट आएगा उसके लिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा भाई इसमें
गिव्स फ्री एनर्जी का। नेक्स्ट है इसमें गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी is a physical quantity which never increase in a process which is isothermal as well as आइसोबैरिक। आइसोबैरिक कौन सी प्रोसेस होती है भाई? जिसके अंदर हमारा प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय G and given by G is equal to H minus TS। कोई फर्क है भाई दोनों में? कोई भी फर्क नहीं। पहले वाला हमने क्या पढ़ा था कि उसमें एक हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और इस दोनों में केवल एक चीज का फर्क है। किस चीज का फर्क है? उसमें हमारे पास यहाँ पे आइसोकोरिक है, आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस, और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है भाई? आइसोबैरिक। बाकी कोई भी चेंजमेंट इसमें नहीं आया है। ठीक है, अब चेंजमेंट नहीं आया है और इसमें हमने जो H की वैल्यू निकाली थी, H की वैल्यू क्या आई थी भाई हमारे पास? जो पिछला रिजल्ट था उसमें से यदि हम बात करें तो H की वैल्यू थी हमारे पास TdS प्लस PdV। ये रिजल्ट याद रखना भाई, सेकंड वाले में निकाला था हमने। अब यदि हम बात करें चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी while going from one state to another state is given by is equal to dH minus TS। dH minus TdS minus SDT इज इक्वल टू DH की वैल्यू हमें पता ही है भाई, क्या होती है DH की वैल्यू? TdS प्लस PdV माइनस TdS माइनस SDT। ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास। DG की वैल्यू क्या आ गई भाई? PdV माइनस SDT। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बिकॉज DH इज इक्वल टू TdS प्लस PdV। ये थे हमारे पास चार थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, जिसको हमने भाई किसकी फॉर्म? चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम। हर एक में हमने रिजल्ट में ये चारों लेके आए। ठीक है,
जो पहला था इंटरनल एनर्जी, वो क्या बताया था भाई, जो एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास एक ट्रांजिशन के अंदर, फेज ट्रांजिशन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहेंगे। सेकंड था एंथैल्पी, जो चेंज होती नहीं है थ्रोटलिंग प्रोसेस के अंदर। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या पता है, जिसमें कोई भी हीट गेन नहीं होता है और ना ही हीट रिलीज होती है उसकी फॉर्म में। और थर्ड था हमारे पास क्या, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। उसके अंदर हमने क्या बताया है कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इंक्रीज नहीं होती किसके अंदर, आइसो थर्मल और आइसो कोरिक के अंदर। फोर्थ हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है, एक थर्मोडायनेमिक एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी भी इंक्रीज नहीं होती आइसोथर्मल और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसके लिए रिजल्ट था, हमने डिफरेंशिएशन करवाया, दोनों साइड वैल्यू पुट कर दी, एक रिजल्ट हम पीछे वाले में यूज करें। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 18। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, उसके अंदर हम शायद मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जो मैक्सवेल इक्वेशन थी हमारे पास 4, उनका जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।